हेलो दोस्तों, वीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो मैथ की जो क्लास देख रहे थे उसमें अपन ने पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से वो क्लास पसंद आई होगी। छोटी छोटी जो चीज़ें थी उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत समझा होगा। कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा लगा उसमें कि हाँ, हमारे को कुछ उसमें समझ आ रही है। तो आज हम इसी के पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। और पार्ट सेकंड में हम जो टॉपिक जो अपन ने चला रखा था, वर्ग तथा वर्गमूल, इसकी बात अपन आगे करते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझना, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। तो अब हम इसकी बात करते हैं। आपने देखो वर्ग संख्याएं देख ली थी कि जब अपन किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो क्या होता है। मैं एक बार यहाँ पर इस साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो ये सबको आते ही है ना ऐसे। तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो आपको ये सारी चीज़ें तो आपको आती हैं। अब इनको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कल आपने पढ़ लिया था। अब देखो मैंने आपको क्यों लिखी हैं वापस से ये वर्ग सारे के सारे, उसके बारे में अभी आप समझ जाओगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज हम, कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं। आप ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको आप पूर्ण वर्ग कह सकते हो, सिर्फ और सिर्फ देख करके बता सकते हो। तो आपकी जो आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से और कंप्लीट देखें। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो देखो ये ऐसी क्लासें हैं कि अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन जैसे 9th 10th ऐसी क्लासों में अगर पढ़ता है या फिर कंपटीशन की अगर तैयारी कोई कर रहा है तो आप उसके लिए ये दिखा सकते हो। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो पहला जो गुणधर्म है, पहले नियम की अगर अपन बात करें तो आपको देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से देखना है अच्छे से। देखो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, मतलब इस तरीके से अपन ने 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात किए। क्या ज्ञात किए? वर्ग। इन वर्ग में आप ये देखो कि इकाई का अंक कौन कौन सा आ सकता है और इकाई का अंक कौन कौन सा नहीं आ सकता। तो मैंने देखा इकाई का अंक 1 आ सकता है। 1 के बाद में 2 देखो कहीं पे आ रहा है क्या? तो इसका मतलब है कि सर आप किसी भी संख्या का आप वर्ग कर लेना, अगर वह संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसका इकाई अंक कभी भी 2 नहीं आएगा। उस संख्या का इकाई अंक कभी भी क्या नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा। अच्छा साहब, और क्या करना है इसके बाद में? आगे देखो 1 हो ही गया, 2 अपन ने देख लिया। 2 के बाद में आप देखो 3। किसके बारे में देखो? 3। क्या कहीं पर इकाई का अंक 3 आया है क्या? नहीं आया। तो इसका मतलब है कि इकाई का अंक कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। देखो 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। अब देखो कहीं पर इकाई का अंक 7 है क्या? 7 भी नहीं है। 8 देखो कि 8 है क्या इकाई का अंक? नहीं है। अब बोलो सर 8 तो इधर आ गया, ये इकाई नहीं है, दहाई का अंक है। तो 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 आ गया, 0 आ गया। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना
कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। तो मैं पहला गुणधर्म लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें आप ध्यान से समझते हुए चलना। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। हमेशा याद रखना पहला पॉइंट कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो आपको कभी भी उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 दिखाई नहीं देगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोल देता हूँ कि कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे 88 है, इसका वर्ग निकालना जानते हो क्या आप? कि सर हम तो भूल गए। अरे भूलो ना मत है ना, बिल्कुल भी। 8 का वर्ग 64, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 8 8 64, दोनों का 8 और 8 इनका गुणा करना होता है 64, और इसका गुणा किससे करना होता है? ऊपर घात से। तो ये 8 और ये 12, 128, और फिर ये 8 का वर्ग मतलब 64। अपने को कितने कितने अंक लेने होते हैं? एक एक अंक। तो 4 आ गया, 6 यहाँ पर गया तो हो गया 134, यहाँ से 4 ले लिया, 13 वापस किसके पास गया? इस 64 के पास, तो ये हो गया 77। तो क्या बताओ यहाँ पर इकाई अंक क्या आया? 4। क्या इनमें से कोई दिखा क्या? नहीं दिखा। तो ऐसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में मैंने बोल दिया कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। आपने देखा कि इसका इकाई अंक क्या है? 7, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका इकाई अंक क्या है? 3, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका इकाई अंक क्या है? 8, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। हाँ, जब ये 3 नहीं हो सकती तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। मेरी बात आपको समझ आ रही है? पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे अपन सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर देखना आप, या फिर मैं पहले आपको एग्जांपल करा देता हूँ। देखो, जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ, मैं क्या करूँगा? सम संख्याओं को एक साइड लूँगा, विषम संख्याओं को एक साइड। जैसे मैंने ले लिया 12, 12 का वर्ग कितना होता है? 144। फिर मैंने ले लिया, मान के चलो जैसे कुछ भी ले लो आप, जैसे 88 ले लिया, इसका वर्ग कितना होता है? 77 × 42। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। फिर मैंने इधर, जैसे ये तो होगी सारी की सारी सम संख्याएं, 12, 88, 8। आप जानते हो ना सम संख्या किसे कहते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे विषम संख्या, जैसे 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, और 15 का स्क्वायर 225। यहाँ से ठीक है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन आप करवा क्यों रहे हो ये? अब समझना आपने देखा कि यदि आप सम संख्या का वर्ग करते हो तो हमेशा सम संख्या ही आती है। कि सर बात तो सही बोल रहे हो आप। ध्यान से समझना कि अगर मैं सम संख्या का वर्ग करता हूँ तो हमेशा कैसी संख्या आती है? सम संख्या। इधर देख लो, चाहे आप 2 कैसी संख्या है सम? तो 4 आ गया सम में। 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100। तो ये आपने आज तक कभी सोचा ही नहीं है, लेकिन आप पढ़ते हो, जानते सब कुछ हो, बस फ़र्क इतना सा है कि आपने उनके बारे में कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। तो कि किसी सम संख्या का जब अपन वर्ग करते हैं तो हमेशा जो वर्ग जो प्राप्त होगा वो भी कैसी संख्या प्राप्त होगी? सम। कि सर ठीक है, आपने सम तो बता दिया, विषम के बारे में भी ऐसा कुछ है क्या? मैं बोलूँगा हाँ है ना, बिल्कुल है, विषम के बारे में भी ऐसा। कि सर क्या है? कि जब हम विषम संख्या का भी वर्ग करते हैं तो हमेशा जो उसका वर्ग प्राप्त होगा वो भी कैसा प्राप्त होगा?
विषम ही प्राप्त होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेकंड पॉइंट में कि सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या होती है। सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या होती है। ऐसे विषम संख्या है तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, दूसरा हो गया, और इसको आप तीसरा बोल सकते हो या फिर दूसरे में ही लगा लो आप कि विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या होती है, विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। तो यहाँ तक अपन ने क्लियर देख लिया। आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी, ये लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट। पहला हो गया कि कभी भी अगर आप किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग संख्या है अगर वो, तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। इसके बाद में सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या आता है, विषम संख्या ही आता है। अब हम जो फोर्थ पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर कोई संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, आपसे बोल दिया कि बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, और उसमें लास्ट में 0 ही 0 दे रखी है, तो आप इन 0 को पहचान करके बता सकते हो कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, अब ये आपको ये संख्याएं दे दी। अब आपसे कोई बोले कि बताओ इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है, तो आप अभी अनुमान नहीं लगा सकते हो। लेकिन अपन जब इनकी लास्ट की जो 0 देखते हैं, जो शून्य जो देखते हैं, इनके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है। पता कैसे लगाओगे कि अगर कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, कोई संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो उसके अंत में जो शून्य जो लगे रहते हैं वो शून्यों की संख्या क्या होगी, हमेशा सम होगी। यहाँ देखो कितनी 0 हैं, 4 0 पूर्ण वर्ग संख्या है। 2, 4, 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूर्ण वर्ग संख्या है। 1, 2, 3, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो नियम क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कैसी होती है, सम होती है। तो यहाँ लिख दूं मैं, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। सम का मतलब 2, 4, 6 इस तरीके से होती है। एग्जाम्पल जैसे कभी आप 20 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4 और 1 0 का 2 0, 2 0 आ गए ना लास्ट में। अब मान के चलो आप 300 का वर्ग करते हो तो 3 का वर्ग 9 और 2 0 का 4 0, तो शून्यों की संख्या क्या है, यहाँ पर सम है।
तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य है और तो आप उन शून्यों को देख करके बता सकते हो कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस तरीके से आप ध्यान से उसको समझना देखना। देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ और मैंने अभी नियम बताए हैं उन्हीं के आधार पर है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कि मैं यहाँ पर जो लिखूंगा उनमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन में दे देता हूँ मैं। ये 3 संख्याएं दे दी मैंने आपको। अब देखो आप ना तो संख्याओं का वर्गमूल निकालने बैठोगे कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकाल लेंगे, इतना एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलता। आप सीधा सीधा देख के आप बता सकते हो कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 2, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई में कितनी जीरो आ रही हैं? 1 जीरो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई में कितनी जीरो आ रही हैं? 3 जीरो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई का अंक क्या है? 6। जब सीधी सी बात है, अब ये हो चाहे मत हो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये तो कन्फर्म है कि ये तो नहीं होंगी। सेंटेंस को आप सीधा पढ़ा करो कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई अंक में ये नहीं आएंगी। आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब आप कैलकुलेटर से करने मत बैठ जाना कि सर ऐसा है वैसा है, आपने नहीं लिखाया, वो नहीं कराया। तो सिर्फ आपको मैं जो नियम है उन नियमों के बारे में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो अपन ने पढ़ लिया 4 नियम। बात करते हैं अपन 5वें नियम की। कौन से नियम की? 5वां नियम। 5वां नियम क्या है कि चलो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 15 का वर्ग 225। और भी जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 35 का वर्ग 1225। कैसे आया मेरे को नहीं पता है ना, मैंने आपको सिखा रखा है। जैसे मैंने ले लिया 85 का वर्ग, चलो फिर भी सिखा देता हूँ एक। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो वर्ग कैसे करेंगे? तो 5 का वर्ग 25, इसमें 1 प्लस कर दो, कितना आया? 9, और इस 9 को गुणा ऐसे कर दो, 8 नाम 72। कुछ भी ले लो, जैसे 105 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, क्या बच गया? 10। 10 में 1 प्लस कर दो 11, 11 का गुणा 10 से कर दो 110। अब आप थोड़ा सा गौर से अगर इनको देखो ना, इन संख्याओं को, इनको, आपको एक चीज़ पता चलेगी कि सर जब हम 5 का जब वर्क कर रहे हैं ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता, आता सब कुछ है, बस उसी में से निकाल के हम चीज़ों को लेके आ रहे हैं। तो वो चीज़ जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप 5 का जब वर्क करते हो ना, तो 5 से पहले हमेशा 2 आता है। देखो हमेशा कितना आता है? तो अब सर ये बात तो सही बोल रहे हो आप, हमने तो कभी गौर ही नहीं किया इस पर। आज गौर कर लो तो चीज़ें देखो समझने से आती हैं। अगर आप ऐसे रट्टा लगाओगे, अगर आप पहली बार अगर मैथ पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट नहीं आता मैथ में, तो आप इंटरेस्ट ऐसे निकाल सकते हो, जगा सकते हो इंटरेस्ट। तो मैं नियम को लिख दूँ वापस कि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 हो, तो यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 हो तो 5 से पहले वाला अंक
5 से पहले वाला अंक 2 होगा। बात सही है कि नहीं है? कि सर बात तो आप सही कर रहे हो, हमारे को ही आती हैं सारी चीज़ें। देखो आपको आती है, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं वापस से, सिंपल सा। आप बोलोगे सर क्या बार बार क्वेश्चन ले रहे हो? तो आपको बताना है कि कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप अगर ये जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कोई लेवल नहीं करवा रहा कि SSC CGL पता नहीं क्या क्या, मैं नहीं करवा रहा वो। मैं सिर्फ आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इतनी सी मैथ तो आपको आनी चाहिए। जब आप अच्छी तरीके से अगर मैथ के अच्छे सवाल करोगे तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। ए ऑप्शन में लिखा अब मेरे को ये नहीं पता कि इनके पूर्ण वर्ग निकालूं, क्या करूं, मैं वर्गमूल निकालूं, इतना नहीं आता। लेकिन अभी तक अपन ने जो नियम पढ़े हैं, एक बार शायद उनको लगा के देखो आप, शायद आंसर निकल जाए। तो आपने देखा कि यार बात तो सही है, सर तो सही बोल रहे हैं। तो क्या कभी किसी संख्या का इकाई अंक, पहले नियम से बात करते हैं, क्या कभी किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 7 या 8 हो सकता है क्या? कि सर ये तो नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता, सॉरी 2, 4 क्या, 2, 3 है ना, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता क्या? सर बात तो आप सही बोल रहे हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इनमें से कोई आ रहा है वो काट दो, 8 आ रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरा नियम अपन ने किसके बारे में पढ़ा था कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या, और वो तो बात अलग है। इसके बाद में फिर अपन ने पढ़ा था अगला जो नियम था कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें जो जीरो की जो संख्या आएगी वो हमेशा सम आएगी, या तो विषम है, ये भी नहीं होना। फिर अपन ने अभी अभी एक नियम पढ़ा है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई का अंक अगर 5 है तो उससे पहले हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ तो 3 है, ये भी नहीं है। जब तीनों नहीं है तो क्या होगा, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सब बात तो सही बोल रहे हो आप। चलो ठीक है, अच्छी बात है। समझ आ रही है ना आपको? क्या सर समझ आ रही है? और समझ ही आनी चाहिए, मैथ कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बना देते हैं अपन मैथ को हार्ड। छठवां नियम देखो आप, छठवां नियम अच्छा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस लैंग्वेज को आप समझ लेना। मैंने लिखा कि 2 क्रमागत, कैसी क्रमागत का मतलब होता है लगातार, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य की बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। अब बोलो सर क्या लिखवा दिया है? देखो दोबारा देखो, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य प्राकृतिक संख्याएं। मैंने आपको बोल दिया, जैसे एग्जाम्पल से आप समझना क्या है। 2 और 3 इनका मैंने स्क्वायर कर रखा है, मतलब अपन पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण वर्ग संख्याओं की बात कर रहे हैं, मतलब 4 तथा 9। किसकी बात कर रहे हैं? 4 और 9। इनके मध्य में भाई देखो 2 क्रमागत, ये दोनों 2 और 3 कैसी संख्या हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। इनके मध्य में कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी? 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का होता है 9। तो इनके मध्य में 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। तो इनके मध्य में कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी? सॉरी 8 नहीं 4, क्योंकि देखो 5, 6, 7, 8, तो कितनी? 4। अब सपोज करो आपको दे दिया जैसे 12 स्क्वायर तथा 13 का स्क्वायर, इनके मध्य में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो 12 का वर्ग होता है 144,
13 का होता है 169। गिन लो आप, कितना आंसर आएगा? 24। चलो और एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 1024 तथा 1025 दोनों क्रमागत हैं। 24 और 25 दोनों क्रमागत हैं। इनके मध्य में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो इस तरीके से यदि आप गिनने लग गए ना तो बावड़े हो जाओगे। ठीक है सर, कैसे करेंगे फिर? देखो सिंपल सा तरीका है कि जो छोटी वाली जो संख्या है उसको 2 से गुणा कर दो। कितना आ गया? 4। छोटी वाली संख्या क्या है यहाँ पर? 12। 12 का गुणा 2 से 24। छोटी वाली संख्या क्या है? 1024 गुणा 2, 8402। अब आप सोचो, जब इसका वर्ग करोगे और जब इसका वर्ग करोगे और उन दोनों के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या आएंगी? 2048। तो ये आपके लिए गिनना पॉसिबल है क्या? मैं तो नहीं मानता पॉसिबल है। अब ये जो है इनको आप थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने बात की है कि क्रमागत होनी चाहिए और क्या निकल रही है यहाँ से उनके मध्य की। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 1024 से 1025 के वर्ग तक कुल प्राकृत संख्याएं होंगी। अभी तक अपन बात कर रहे थे मध्य की। किसकी बात कर रहे थे? मध्य की। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं तक। तक का मतलब है इसको भी गिना जाएगा 1024 को और किसको गिना जाएगा? 1025 को। तो कहने का मतलब है कि सर अगर हम इनके मध्य में निकालें तो सीधा सीधा आप 1024 का गुणा किससे कर दो? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2048। लेकिन इसने मध्य में नहीं पूछा। फिर पूछा किस में? इसने पूछा है 1024 से लेकर के 1025 तक। तो फिर क्या करें सर? तो सर ऐसा करो ना, इसको और इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो कितनी संख्या एक्स्ट्रा जुड़ी? 2, तो कितना हो गया? 2050। ये आपको ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा है? अगर मध्य पूछ रहा है तो छोटी वाले को मल्टीप्लाई कर दो। और अगर तक पूछ रहा है, भाई मैं बोलूँ 2 तथा 10 के मध्य में कितनी संख्या है? तो 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी संख्या है? 7 संख्या है मध्य में। और मैं अगर आपसे बोलूं कि 2 से 10 तक कितनी संख्याएं आती हैं? तो 7 तो है ही, इसके बाद में 2 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगी? 9। तो मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर आपसे मध्य में पूछे तो छोटी वाले का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, मध्य आ जाएगा। तक पूछे तो तक का मतलब है ये भी लेना है और ये भी लेना है। तो एक बार इसका आप फोटो खींच लो। चलो, ये अपना पेज नंबर 2 था। इसको मैं नीचे रख देता हूँ। तो कितने नियम हो गए अपने? 6 नियम हो गए ना। चलो अभी तो मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आपकी क्लास को जल्दी से समाप्त कर देंगे। आप इतना इतना ही पढ़ लिया करो, है ना, बहुत है आपके लिए। एक मैं प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन। देखो, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n कैसी संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो n स्क्वायर से n+1 के स्क्वायर तक कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी? थोड़ा सा आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना तो क्वेश्चन जो अपन ने पिछला किया था वही है। n स्क्वायर और n+1, ये हो गई क्रमागत। कैसी हो गई? क्रमागत। क्यों? पहली संख्या n है और इसके बाद में कौन सी आएगी? n+1। और n का क्या है?
स्क्वायर ही तो है। और अगर आपको ऐसे बोल दिया कि n स्क्वायर से n+1 के स्क्वायर तक का मतलब है कि इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा है। तो सबसे पहले आप इनके मध्य में निकाल लो और प्लस क्या कर देना, आप 2 कर देना। तो मध्य की निकालने के लिए सबसे पहले आप किसका गुणा करोगे, छोटी संख्या से किसका गुणा करोगे, 2 से। ये तो आ गई मध्य में। और अगर आपको तक निकालना है, तक में ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, तो 2n+2, 2 संख्या और जुड़ गई। तो आपको समझ आया कि नहीं आया। तो इसके ऑप्शन क्या थे कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इसके मध्य कुल कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी, तो आंसर तो आ गया ये। अब इसके जो ऑप्शन थे वो थे 2n, 2n+2, 2n+1, 2n-1। बताओ कौन सा आंसर होगा, 2n+2। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे हिसाब से। चलो शाबाश। अब एक और क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन अच्छा सा प्यारा सा, देखो कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, n कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो n+1 का स्क्वायर तथा n+2 के स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, 2n+2, 2n, 2n-2 और डी में हो जाएगा 2n+4। कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n+1 का स्क्वायर तथा n+2 के स्क्वायर के मध्य में कुल कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी। सबसे पहले आप ये बताओ कि ये क्रमागत है या नहीं है। n+1 और ये n+2 है तो ये क्रमागत है। क्या पूछा है, मध्य में। और अगर मध्य में पूछता है तो सीधा सीधा आपको जो छोटी वाली जो संख्या है, ये जो n+1 है, इसका गुणा किससे कर देना है, 2 से। अब गलती से आप ऊट पटांग हरकत मत कर देना गुणा करने में, जैसे कि आप लोग कई बार कर देते हो कि अच्छा n+1 का गुणा किससे करना है, 2 से, तो n+2 कर दोगे या 2n+1 कर दोगे कि हाँ इससे कर दिया। नहीं, इस 2 का गुणा इन दोनों से होगा तो 2 का गुणा n से होगा तो 2n प्लस, और 2 का गुणा 1 से होगा तो 2। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, 2n+2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। चलो शाबाश। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो रूल है, 7वां रूल। देखो इनको आप एक बार एक पेज में लिख लेना, एग्जाम्पल तो आप खुद ही बना लोगे। आप सबसे पहले इनको एक पेज में लिख के, जिससे कि आप इनका रोजाना रिवीजन कर सको। देखो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझ देता हूँ, एक क्या 2-3 एग्जाम्पल समझ देता हूँ। जैसे 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ तो देख ली कि सर आपने विषम संख्याएं ली हैं, बिल्कुल। इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 121 और एक इसका 169। किसे समझाने क्या जा रहे हो, बस देखते हुए चलो। ये जो 49 है, 121 है, 169 है, इनको मैं क्रमागत 2 संख्याओं के रूप में लिख सकता हूँ। क्रमागत 2 संख्याएं, और उनको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगी। कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैसे करेंगे। तो देखो ऐसा करने के लिए आप इसमें से पहले 1 माइनस कर दो 49 में से, कितना बच गया 48। इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। तो ऐसी 2 संख्याएं होंगी 24 और 25, जिनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा 49। इसमें से 1 कम करोगे तो 120, 120 का आधा 60। तो ऐसी 2 संख्याएं 60 और 61 क्रमागत हैं, जिनको जोड़ने पर 121 और 121 का वर्गमूल 11। 169 है, आधा करेंगे वो 1 कम करेंगे 168, और 168 का आधा होता है 84। तो 84 प्लस 85। तो सर ये क्या करवा दिया आपने,
मैंने क्या करवाया है, दोबारा सुनो एक बार अच्छे से, कि यदि कोई विषम संख्या का कोई वर्ग है, ठीक है, कि विषम संख्या का कोई वर्ग है, तो उसको हम विषम संख्या के वर्ग को हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दोबारा समझो कि विषम संख्या का वर्ग है, उसको हम दो धनात्मक पूर्णांक, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है और कैसे हैं, क्रमागत, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योगफल के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, इसके वर्ग को व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो है, तो मैं लिख देता हूँ। देखो ये कथन निष्कर्ष में आ जाते हैं, पीसीएस में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, रीट लेवल के लिए बहुत अच्छे से मैं मैथ करवा रहा हूँ। आप ये मैथ पढ़ लेना, आप मान के चलना कि आप आराम से जो सेकंड लेवल में जो मैथ आती है रीट की टीचर के लिए, वो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो विषम संख्या के वर्ग, विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ आ गया कि विषम संख्या के वर्ग को क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योगफल के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर क्या हम ऐसे सम संख्याओं को भी कर सकते हैं क्या? देख लो एक बार, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, इन दो से पता चल जाएगा। तो क्रमागत में कैसे करोगे यार, ये चीज़ आप थोड़ा सा समझो। जब यहाँ पर विषम संख्या है तभी तो अपन एक को कम ले रहे हैं, एक को ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ तो क्या है, सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या का वर्ग क्या आएगा, सम आएगा, और सम का जब आधा करोगे तो अगर आधा करोगे तो दो संख्याएं क्या आएंगी, सेम आएंगी। मेरी बात समझ रहे हो ना, दो संख्याएं क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो कभी भी आप कोई भी अगर सम संख्या का अगर वर्ग है तो उसको आप कभी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के योगफल के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। चलो उसको भी मैं 8वां नियम बना के लिख देता हूँ। सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योगफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आज हमने जो वर्ग संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, उनसे संबंधित कुछ रूल पढ़े, नियम पढ़े। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। हमारे को बताएं कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगे, इनकी प्रैक्टिस करें। तो अभी जो टाइम हो रहा है